सबसे पहले हमारे पास आया हुआ है HX मतलब हिस्ट्री बाय, कि हिस्ट्री कौन दे रहा है। फिर हमारे पास आ रहा है कि ट्रीटमेंट कौन दे रहा है। फिर रेफलर है। इसके बाद जो है डिस्चार्ज का सीरियल नंबर ये ऊपर लिखा हुआ है। फिर नीचे हम आते हैं DOA मतलब डेट ऑफ असेसमेंट, वो लगाना लाजमी है। अच्छा, अब जब हम डेट ऑफ असेसमेंट की बात करते हैं तो ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, एक आम सी चीज़ हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। पहली बात तो ये है कि जैसे ही हम उसकी डेट डालेंगे, अगर हमारे पास पेशेंट आ रहा है तो हमारे रिसर्च पर्पज़ के लिए बहुत अच्छा है कि वो कितने अरसे में ठीक हो रहा है, वो क्या प्रोग्रेस दे रहा है। आप एक टेक्निक लगा रहे हैं, आप दूसरी टेक्निक लगा रहे हैं, आपको कम से कम उस डेट से आइडिया होता रहेगा कि हमने इस डेट में पेशेंट को इतना रिकवर कर लिया। ठीक है। अच्छा जी, दूसरा चीज़ हमारे पास नेम है, ये डेमोग्राफिक हैं सारे के सारे। नेम हो गया, एज उसकी, ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन क्यों ज़रूरी है? ऑक्यूपेशन इसलिए ज़रूरी है कि वो जो काम कर रहा है हमें उसे पता होगा कि आया कि उसका बैक पेन आ रहा है, शोल्डर पेन आ रहा है, या लोअर लिम्ब में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, या किसी भी लिम्ब में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, वो हम उस चीज़ को देखेंगे कि उसका ऑक्यूपेशन को डिस्टर्ब नहीं कर रहा उसके पैटर्न को, या उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ रहा है। तो हम अगर हम उसके प्रोफेशन में ही या हम उसके जो लाइफ स्टाइल है हम उसको चेंज कर दें तो हम काफ़ी सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। अच्छा जी। अच्छा, एक चीज़ हमारे पास लिखी होती है ऑनसेट। ये चीज़ जो है अक्सर किसी को नहीं आइडिया होता कि एक्यूट क्या है, सब एक्यूट क्या है, बस लोग धड़ाधड़ लगाए जा रहे हैं। अब इसको मैंने थोड़ा सा डिफाइन किया कि एक्यूट है वो हमारे पास है, कोई भी पेशेंट आपको पेन से कंप्लेंट से लेके आ रहा है, जो एक्यूट है वो है 1 to 3 डेज। जो सब एक्यूट है वो 1 to 2 वीक्स है। ठीक है, मतलब 7 डेज या 14 डेज तक। उसके बाद हमारे पास आ रहा है क्रोनिक। क्रोनिक क्या है? वो मोर देन 3 मंथ्स वो क्रोनिक हो जाता है। अच्छा, बाज लोग लिखते हैं कि 1 मंथ से अबव हो जाए, बाज जगहों पे 2 मंथ्स। जो हमारे पास आइडियल चीज़ आती है, जो क्रोनिसिटी वर्ड आता है, वो हमारे पास 3 मंथ का है। अच्छा, रिकरेंट का हमारे दिमाग में यही आता है कि शायद अभी हुआ है, तो हम उसको अक्यूट में इस चीज़ में डिस्टर्ब कर लेते हैं। तो रिकरेंट का मतलब होता है कि वो अक्सर होता है और रिपीटेडली हो रहा है, वो हमारे पास रिकरेंट है। क्लियर? अच्छा, एक चीज़ इसमें फॉर्म पे लिखी हुई है मेंस्ट्रुअल साइकिल, कि हमने ये क्यों पूछना है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है हमारे पास फीमेल का जो नॉर्मल पैटर्न है वो 28 डेज है। अब इरेगुलरिटी कब आ रही होती है? जब वो मोर देन 35 डेज तक भी उनको जो है इनका साइकिल डिस्टर्ब रहता है। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें हैं, अगर एक ही दफ़ा वेट लॉस हो जाए, वेट गेन हो जाए, या कोई स्ट्रेस है, इमोशनल स्ट्रेस होता है ना, तो बंदा थोड़ा सा स्पासिफिटी बॉडी में आ जाती है। या ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, जब हम उसको असेसमेंट कर रहे होते हैं, हम डिफरेंट फिजिकल असेसमेंट कर लेंगे, जब हमें ये चीज़ें मिल रही होती हैं तो हम लाजमी हमें जहन में होना चाहिए कि फ़लाँ चीज़ की वजह से तो नहीं प्रॉब्लम आ रहा। ठीक है, क्योंकि एज ए फिजिकल थेरेपिस्ट, मैनुअल थेरेपिस्ट, हम देख रहे होते हैं, हम उनको जैसे मैनुअली टेस्टिंग करते हैं तो हमें पता चलता है ये चीज़ें ख़राब हैं, या हम इनका लाइफस्टाइल ख़राब हुआ तो इस वजह से वेट गेन हुआ है, या उसके काम ऐसा है वेट लॉस हो गया है। तो जैसे ही हम अगर फीमेल में हम ये चीज़ें देखें तो हमारे दिमाग में होना चाहिए, हमें उनके सिम्टम्स पता होना चाहिए, तो हम उस पर काम कर सकते हैं। एक चीज़ है हमारे पास APD, एसिड पेप्टिक डिजीज़। अच्छा, एसिड पेप्टिक डिजीज़ जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम जितनी भी मेडिकेशंस कर रहे हैं, अगर APD का पेशेंट है तो उस पर मेडिसिन असर करना छोड़ देती हैं, या अगर वो मेडिसिन ले रहा है तो उसके मेडिसिन के साथ ही उसको स्टमक पेन शुरू हो जाता है। जो हमारे पास प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे होते। ठीक है, अब इसी वजह से, सिर्फ मेडिकेशन की वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम और क्रिएट हो सकता है। फिर हम आ जाते हैं थायराइड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। थायराइड को चेक करना लाजमी, उसे हिस्ट्री लेना कि आपको थायराइड का प्रॉब्लम तो नहीं रहा, वो इंपॉर्टेंट है। अगर हम थायराइड के सिम्टम्स देखते हैं तो इसमें हमारे पास फिटीग आ रही, अच्छा ये नॉर्मल चीज़ें हैं। ठीक है, अगर ये नहीं भी होता तब भी चीज़ें आती हैं, अगर ये थायराइड का प्रॉब्लम है तब भी चीज़ें आती हैं, लेकिन अगर इसमें से हम 6 to 7 चीज़ें उठा लें तो हमें खुद ही आइडिया हो जाता है थायराइड का प्रॉब्लम है। हम ये चीज़ें देखते ही हम उसे कह सकते हैं कि जाएं आप अपने थायराइड का टेस्ट करवाएं। ठीक है, आए तो उसकी वजह से प्रॉब्लम तो नहीं है, हम अपना फिजिकल काम करते रहेंगे, लेकिन साथ ही जैसे हम अपनी डिजीज को उसको ओवरलैप कर लेंगे, वो हमारे लिए बेहतर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, थायराइड में कौन कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है? फिटीग आ रही है, इंक्रीज सेंसिटिविटी टू कोल्ड है, कॉन्स्टिपेशन है, ड्राई स्किन है, पफी फेस, हॉर्सनेस। हॉर्सनेस का पता क्या है? जो आवाज, ये इस किस्म की जो आवाज, घोड़े जैसी आवाज आ रही, घोड़े जैसी आवाज तो नहीं है लेकिन
तो इस किस्म की जो आवाज़ आ रही है जो ऐसे साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो हमारे पास होर्सनेस है बेसिकली। अच्छा, उसके बाद हमारे पास मसल वीकनेस है, हमारे पास ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो इंक्रीज हुआ है, मसल एक्स, टेंडरनेस, स्टिफनेस, ठीक है, पेन, स्टिफनेस और स्वेलिंग इन योर जॉइंट्स, हैवियर देन नॉर्मल, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, थिनर हेयर, स्लोड हार्ट रेट, डिप्रेशन, इम्पेयर्ड मेमोरी। अब हम इसमें से 3-4 पॉइंट उठाते हैं जो हमारे फिजिकल से रिलेटेड हैं। अगर वो चीज़ें हम उठा लेते हैं, जैसे कि हमारे पास ये मसल एक्स हैं और टेंडरनेस है, स्टिफनेस है, ज्वाइंट में स्टिफनेस है, इनके साथ साथ अगर हम देख लेते हैं जी फिटीक भी हो रही है, अगर उसके कुछ टेस्ट हैं हमारे पास कि उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, वो भी देख लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास हम उसकी स्किन थोड़ा सा देख लेते हैं। इनमें से मतलब 5 से 6 फैक्टर्स अगर आपके पास आ रहे हैं तो आप फौरन सोच सकते हैं कि हाँ थायराइड का प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन बेसिकली क्या होता है कि हम कहते हैं एक वीक में 3 डेज से कम या 3 डेज तक अगर आपको स्टूल है, ठीक है। बेसिकली स्टूल क्या होता है, कम से कम 1 पर डे है या 2 पर डे है, ठीक है। अब क्या होता है कॉन्स्टिपेशन में कि वो पूरे वीक में उसे सिर्फ 3 टाइम्स आया है स्टूल, तो हम उसको कॉन्स्टिपेशन की तरफ लेके जाते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स क्या है, मतलब कैसे, डिफिकल्टी पासिंग स्टूल्स होता है, पासिंग लेस स्टूल देन यूजुअल, लंपी, ड्राई या हार्ड स्टूल। अदर सिम्टम इंक्लूड करते हैं जो कि हमारे पास होंगे मस्कुलोस्केलेटल से रिलेटेड, वो हमारे पास होगा पेन, क्रैम्पिंग इन द एब्डोमेन, नोजिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ मैं एक बात बता दूं, कॉन्स्टिपेशन जो है हमारे पास कुछ रिसर्चेज हमें कहती हैं कि कॉन्स्टिपेशन बैक पेन बहुत कॉज करती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है चीज़ करने के लिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर देखो, अपना फेशिया चेक करते हो, मसल्स चेक करते हो, वो सारे बैक से रिलेटेड हैं। जैसे ही हमारे पास स्टमक एक आता है या एब्डोमेन एक आता है हमारे पास, तो साथ ही साथ वो बैक के फेशियल को टाइट करके बैक में भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अच्छा, एक बड़े मज़े की चीज़ है जी, कॉन्स्टिपेशन को हम फिजिकल एक्टिविटी से कैसे बेटर कर सकते हैं। तो वो 2013 के अंदर एक रिसर्च आर्टिकल था जिसमें वो कहते हैं कि अगर आप फिजिकली तौर पे एक्टिव हैं, अगर आपकी इनएक्टिविटी नहीं है, तो आप कॉन्स्टिपेशन से निजात पा सकते हैं। अब वो क्या उन्होंने किए, 2 ग्रुप्स बनाए उन्होंने। एक ग्रुप में वो थे जो फिजिकली एक्टिव थे, एक वो थे जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल गुजार रहे थे। लेकिन जो एक्टिव थे उनमें कॉन्स्टिपेशन नहीं थी, और जो इनएक्टिव थे उनमें कॉन्स्टिपेशन आ गई, लेकिन स्टिल ये मैकेनिज्म जो है अनक्लियर है। रेड फ्लैग साइन हम बहुत देखते हैं कि रेड फ्लैग साइन क्या है। रेड फ्लैग साइन को हम सबसे पहले तो ये करेंगे, डिफाइन करना शुरू करेंगे कि रेड फ्लैग साइन वो चीज़ होती है जो आपको मुसलसल ट्रबल कर रहा हो, ठीक है। अगर हम इसमें देखते हैं, वो कहते हैं समथिंग सर्विंग एज अ वार्निंग ऑफ ट्रबल और डेंजर अहेड। रेड फ्लैग साइन जो है, सिम्टम जो है, वो पेशेंट की हम हिस्ट्री और क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हम देख रहे होते हैं, ठीक है। एक चीज़ फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि उसको शदीद दर्द शुरू हो गया है, सर में दर्द, या उसको शदीद बैकएक शुरू हो गई है जो कंट्रोल नहीं हो रहा, मुसलसल ट्रीटमेंट से नहीं हो रहा, या 3 दिन से मुसलसल वो बैक पेन में आ रहा है, या वो सुबह उठता है तो उसे शदीद सर में दर्द हो रहा है, तो हम इसको लेके जा सकते हैं रेड फ्लैग साइन की तरफ। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं, एक तो सिंपल ये है कि नॉर्मल फिजिकल एग्जामिनेशन में रेड फ्लैग साइन है, और ये मैंने बनाए हैं, इसमें एक पिक्चर मैंने ऐड किया है जो हमारे फिजिकल थेरेपी से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। अब सिंपल हम पहले इनको देख लेते हैं। रेड फ्लैग साइन हिस्ट्री में कैसे पूछ रहे हैं कि कहीं फीवर तो नहीं था, चिल, हेडेक, फोटोफोबिया। फोटोफोबिया होता है लाइट को बेयर नहीं कर पाता, कोई ट्रॉमा तो नहीं हुआ, ठीक है। अगर ट्रॉमा हुआ है, हेल्दी पॉपुलेशन में था या ऑस्टियोपोरोटिक पॉपुलेशन में था। हम अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं, रात में पेन तो नहीं बढ़ गया, या दर्द की वजह से आपकी आंख खुल गई हो, कोई मेलिग्नेंसी तो नहीं है, कोई इम्यूनोडेफिशिएंसी प्रॉब्लम तो नहीं चल रहा। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम उनको क्या देख रहे होते हैं, उनका सेंसरी डेफिसिट देख रहे होते हैं, कोई नर्व पाल्सी हम देख सकते हैं, हम यूरिनरी या फीकल रिटेंशन देख सकते हैं, हम अपर मोटर न्यूरॉन लीजन के साइन देख सकते हैं। उसके बाद हम एटेक्सिया, मतलब जो हमारे पास वॉक पैटर्न, जो हमारे गेट पैटर्न्स होते हैं वो ख़राब हो, तो हम उनको देख सकते हैं, हम उनको रेड फ्लैग साइन करेंगे। अगर हम फिजिकल थेरेपी में देखें, हम 3 स्टेजेस में बनाई हैं। एक वो बताते हैं लो बैक पेन और लेग पेन में, स्पाइनल कंडीशन में और विजुअल डिजीज़ में। तो ये सारी डिजीज़ के नाम लिखे हुए हैं जो रेड फ्लैग साइन में आते हैं एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट या फिजिकल थेरेपी के अंदर। इनमें से कुछ बड़े
कॉमन सा आपने सुने होंगे, जैसे लो बैक पेन है, वो लंबर स्ट्रेन, डीजनरेटिव प्रोसेस है, हर्निएटिक डिस्क है, स्पाइनल स्टीनोसिस है, ऑस्टियोपोरोटिक कंप्रेशन फ्रैक्चर है, स्पोंडाइलोलिस्थीसिस है, ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर है, कंजेनिटल डिजीज एटसेट्रा। और अगर हम स्पाइनल कंडीशन में देखते हैं तो हमारे पास मल्टीपल माइलोमा है, स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर है, उसके अलावा हमारे पास रिट्रोपेरिटोनियल ट्यूमर है, सेप्टिक डिसाइटिस है, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, जिसका एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइसिस जो कि नेक को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं हमारे साथ, हमारी बैक को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। अगर हम विजुअल डिजीजेस देखते हैं तो विजुअल डिजीजेस में हमारे पास पेल्विक ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा, पेल्विक ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट में क्या होता है, जो स्क्रोटम है या आपका इन्गोनियल लिगामेंट है, बाजू का तो वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम हो गया होता है, ठीक है, तो हम उसको भी रेड फ्लैग साइन में लेते हैं। अच्छा जी, रीनल इन्वॉल्वमेंट आ गया, नेफ्रो से रिलेटेड चीज़ें, किडनी से रिलेटेड, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये रेड फ्लैग साइन। अगर आप इन चीज़ों को देख रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन आप पीछे से देखते हैं, हिस्ट्री ले रहे हैं, तो उसमें अगर ये चीज़ें आपको पता चल जाएँ तो आपको पता चल जाता है रेड फ्लैग साइन का। अच्छा जी, हिस्ट्री दो तरह से हम ले रहे होते हैं, एक हम ले रहे होते हैं प्रेजेंट हिस्ट्री, एक हम ले रहे होते हैं पास्ट हिस्ट्री। जब भी हम प्रेजेंट हिस्ट्री लेना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारा कॉन्टैक्ट होता है किससे, एक पेशेंट से। तो जैसे आप पेशेंट को रिसीव करें तो हिस्ट्री लेना शुरू करें, सबसे पहले तो आप बी कॉन्फिडेंट कि हम जो हिस्ट्री क्वेश्चन पूछने लगे हैं, बीइंग अ डॉक्टर हम ईच एंड एवरीथिंग पूछे उनसे। आप एक डिस्टेंस रखें, एक फासला रखें, बाद को ये नहीं कि कमरा छोटा है आप उस पर चढ़ के हिस्ट्री ले रहे हैं, ठीक है, एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है उससे। अपना कम से कम आई लेवल, अपना गेस्चर, अपने ईच एंड एवरीथिंग अपने आप को फील कराना है कि हम प्रोफेशनल हैं, ठीक है। जब आप ये हिस्ट्री लेना शुरू करते हैं और आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही आपको इंप्रेशन डाल देता है पेशेंट के ऊपर, और वो उससे ही इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है कि वो आपको एक एक चीज़ बताता है, बजाय कि आप डिज़ेयर से अजीब अजीब क्वेश्चन करें ढूंढ के, ओह क्या हुआ था, या बाजू का तो हम देखते हैं डिफरेंट सेटअप्स में कोई बात करें तो ये हिस्ट्री लेने शुरू की, साथ थेरेपिस्ट आए, उसने कोई बात की, हाँ हाँ चलो मैं देखता हूँ, फिर दूसरा क्वेश्चन किया, अच्छा दूसरी बात सुनी, तो ये चीज़ जो है बैड इम्पैक्ट देती है, वो कभी भी आपकी हिस्ट्री में बेनिफिशियल नहीं होगा, वो उल्टा आपकी हिस्ट्री भी खराब करेगा, आपका इमेज भी खराब करेगा, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो स्किप हो जाएंगी, क्योंकि उसके जहन में होगा कि मैं अब इसे बताऊंगा ये तो मेरी बात ही नहीं सुन रहा। क्लियर? तो आपने अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है। अच्छा, 3 से 4 चीज़ें हैं एलिमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री में, स्ट्रक्चर ऑफ हिस्ट्री, ये बेसिकली जो है डेमोग्राफिक है जो हम पहले कर चुके हैं, ठीक है, इसमें वही हमारे पास एज है, नेम है और ऑक्यूपेशन है, उससे रिलेटेड चीज़ें हैं। अच्छा, डिटेल्ड हिस्ट्री में अब आपने बहुत आराम से उसका सुनना है कि मुझे यहाँ से पेन शुरू हुआ है, उसे सुनना शुरू करें, जी मेरी टांग में दर्द हुआ, उन्हें कहें जी डिटेल बताएं जो आपको पता है, इस टांग में दर्द से पहले कभी कोई एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी हुआ, या अब प्रॉब्लम आ रहा है, कितने दिन बाद हुआ है, फिर हमारे पास इसी के अंदर हमारे पास वो पहले वाली चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। जैसे हम पेन का हमने ऑनसेट देखा था, ठीक है, कि एक्यूट है, सब एक्यूट है, क्रोनिक है या रिकरेंट है। पर्सनल हिस्ट्री जितनी भी चीज़ें ये पीछे से रिलेट कर रही हैं वो सारी चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये चीज़ आपने लाजमी देखनी है, जो अगर वो ड्रग ले रहा है, अल्कोहल ले रहा है, सिगरेट पी रहा है, कुछ भी इस किस्म का कर रहा है, उसे कम से कम ये लाजमी पूछें कि आप कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं इसकी, ठीक है, ये क्वांटिटी भी बहुत हेल्पफुल करती है आवाज़ को इंसान को। अच्छा, उसके बाद फैमिली हिस्ट्री लें। फैमिली हिस्ट्री लेने का मकसद क्या है, क्या आप कोई उसके हेरिडिटरी जो है कैरेक्टरिस्टिक वो देख रहे होते हैं कि कहीं पहले किसी और, जिस तरह हम फॉर एग्जांपल देखते हैं डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट को देखते हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट को देखते हैं, कि उनकी वजह से जो आ रहा है ये प्रॉब्लम इसमें तो नहीं आ रहा है, या इसमें कोई और प्रॉब्लम है। अच्छा, स्पेशल चैलेंजेस हैं, ये मैं अभी डिस्कस कर चुका हूँ पहले। पास्ट हिस्ट्री में आप वही प्रीवियस हिस्ट्री लेंगे, उसकी मेडिकेशन लेंगे। अच्छा, कुछ हमारे पास पेशेंट नेचर होती है, वो बड़े मज़े के होते हैं, उसमें बड़ा मज़ा आता है कि इंसान को डील करने में। साइलेंट पेशेंट होगा, कुछ नहीं बोलेगा, पूछते रहो, उसके अटेंडेंट बोल रहे होते हैं, वो शर्माया जा रहा है कि मैंने नहीं बताना। बहुत ज़्यादा टॉकटिव पेशेंट होगा, हमारे पास एक पेशेंट, क्या नाम था, साजिद महमूद, वो बहुत ज़्यादा बोलता था, ठीक है। उसके बाद फ्राइटेंड पेशेंट है, एंग्री पेशेंट है, उसके अलावा डिप्रेस्ड पेशेंट है, कंफ्यूज बिहेवियर है, उसे समझ नहीं आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ, लैंग्वेज का बैरियर आ रहा है, या एक ऐसा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इंटेलिजेंस और लिटरेसी। हमारे पास बाज़ वक़्त ऐसे पेशेंट आते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता हमें बताना किस तरह है, ठीक है, ये हम लैंग्वेज कौन सी यूज़ कर रहे हैं, इसमें थेरेपिस्ट का कमाल होना बहुत ज़रूरी है। बाज़ वक़्त आपके पास पेशेंट, आपका जो एरिया सराउंडेड है डिफरेंट ज़बानों से, कोई उर्दू बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई सराइकी बोल रहा है, पंजाबी बोल रहा है, ठीक है, ये वो 4 ज़बानें हैं जो कम अज़ कम हर इंसान को आती हैं,
तो आपकी कम से कम हर ज़ुबान पे कमांड होनी चाहिए कि अगला जो बोल रहा है आप उसे मिस इंटरप्रेट ना करो। अब मज़े की चीज़ क्या है, एक मैं आपको वाकया करने लगा हूँ। डॉक्टर शिराज थे मुल्तान में, उन्होंने कहा कि उन्हें ना सराइकी नहीं आती थी। उनके पास पेशेंट आया, वो बोलता डॉक्टर साहब मेरे ना गिट्टे में दर्द है। ठीक है, डॉक्टर साहब उसको नी को पकड़ के बैठ गए, पूरा टाइम उसको नी को असेस करते रहे, उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। पेशेंट ने कुछ नहीं बोला, पेशेंट ने कहा शायद जो है मेरा प्रॉब्लम इस वजह से होगा। बाद में पता चला कि जो गिट्टा था वो टखना था, एंकल जॉइंट था। वो पूरा उनका नी का ट्रीटमेंट करते रहे। तो इसी वजह से जो पेशेंट है उसे नहीं आती उर्दू, या उसे इंग्लिश नहीं आती है, पंजाबी नहीं आती, वो तो सराइकी में दे रहा है तो आपको समझ में नहीं आ रहा, या कोई एक और बंदा है जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही। तो इसका आपका कम अज़ कम जो पेशेंट आ रहा है उसका लिटरेसी रेट को देख के आप लोगों उसको डील करना है। अच्छा जी, जब भी पेशेंट को आप असेस करने लगेंगे, उससे आप ये नहीं कहेंगे, आपने अपने मेडिकल वर्ड्स यूज़ नहीं करने। एक आम बात है, हम स्टिल यूज़ कर लेते हैं कि फ्लेक्शन करें, ये करें, फिर हम कहते हैं जी मोड़ें। आपको कम अज़ कम पेशेंट और थेरेपिस्ट में इतनी कमांड होनी चाहिए कि जब आप पेशेंट से पूछने लगे हैं, आप उर्दू के या इंग्लिश के आसान लफ्ज़ बोल सकें। जी टांग मोड़ें, टांग को उठाएं, इसको फोल्ड करें, इससे उठाएं, बजाय ये कि हाँ जी एस एल आर करके दिखाएं। हम इतने वर्ड यूज़ कर लेते हैं, एस एल आर करके दिखाएं, हम पेशेंट के साथ ही पेशेंट को पता चल जाता है अच्छा एस एल आर ये है। वो नेक्स्ट जाते ही अगले लोगों को बताना शुरू करता है जी एस एल आर करवाया था, पेन बढ़ गया था, या मैंने फ्लेक्शन करना। हम बहुत सारे पेशेंट ऐसे देखे हैं जिन्हें मेडिकल टर्म्स याद हो गई हैं सुन सुन के। ठीक है, तो आप कम अज़ कम अपनी जो लैंग्वेज है वो बेटर करो। आप एक सादा अल्फाज बोलो ताकि अगले को भी समझ में आए मेरे साथ क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा। अच्छा जी, फंक्शन लिमिटेशन है वो आपने पता करनी है। ये जिसका सी टू स्टैंड है, नीलिंग है, वॉकिंग, स्टेयर क्लाइंबिंग, बेंडिंग, ड्रेसिंग, बाथिंग, रीचिंग, ग्रैस्पिंग, पुशिंग, पुलिंग एंड अदर्स। तो ये हम बेसिकली देख रहे होते हैं, मस्कुलोस्केलेटल भी देख सकते हैं या हम न्यूरोलॉजिकल भी देख सकते हैं। और डीमा, डिस्कोरेशन, डिफॉर्मिटी, एयर टेंडरनेस और मसल टोन, ये लाजमी हमने चीज़ें देखनी है क्योंकि ये हमारी रिलेट करती हैं। ग्लाइड रिस्ट्रिक्शन, जैसे आप ग्लाइड देते हैं, बेसिकली क्या होता है, आप रेंज ऑफ मोशन चेक कर रहे हैं किसी की। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम शोल्डर पे चेक कर रहे हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, तो वो हमें पता चल जाता है कि यहाँ यहाँ ग्लाइड, या हम ग्लाइड प्रॉपर दे रहे हैं तो हमें पता है कि ये रिस्ट्रिक्ट है, तो फिर हम उसके एंड फील की तरफ जाएंगे। वो मैं आगे बताता हूँ। रेंज ऑफ मोशन में आप देख लीजिएगा कि कौन सी एग्रेवेटिंग है, कौन सी लीविंग है, कि पैसिव ठीक है, पैसिव में पेन आ रही है, या एक्टिव उठा रहा है उसमें पेन आ रही है, तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। मसल ग्रेडिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुप ऑफ मसल्स को भी और सिंगल मसल्स को भी आप देखते हो। अच्छा जी, 5 ग्रेड हैं इसके। जीरो पे है नो कंट्रैक्शन, बिल्कुल जीरो कंट्रैक्शन। जो हमारे पास, मैं इसके एग्जांपल कोट करूंगा, जो हमारे पास होता है स्ट्रोक का पेशेंट। ठीक है, वो जैसे स्ट्रोक का पेशेंट जाता है खुसूसन हैंड में, उसको तो बिल्कुल खत्म हो चुका हुआ होता है। 1 to 5 है फ्लिकरिंग, मतलब हल्का सा हाथ लगाओ फ्लिकर कर रहा होता है। 2 to 5 होता है अगेंस्ट द ग्रेविटी, वो वर्क कर ही नहीं पा रहा। थर्ड जो है हम 3/5 कहते हैं कि वो अगेंस्ट ग्रेविटी भी काम कर रहा है। 4/5 को फिर हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, 4 प्लस और 4 माइनस। मतलब जो हम उसके ऊपर पावर दे रहे हैं, अगर वो बेहतर है तो 4 प्लस दे देते हैं, अगर वो कम है मतलब पावर के अगेंस्ट जा रहा है 4 माइनस कर देते हैं। 5/5 है, वो हर तरह की रेजिस्टेंस जो है फॉलो करता है। अच्छा जी, टेस्टिंग करते वक्त आपको मसल की एनाटमी याद होनी चाहिए। दो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है स्लाइड के अंदर, कि आपने एक चीज़ देखनी है, प्रॉक्सिमल देखनी है और डिस्टल देखनी है। प्रॉक्सिमल जितने भी मसल में कुछ पेन आ रहा है या किसी किस्म की मसल टोन कम हुई हुई है, तो हम उसको इसमें लेके जाते हैं मस्कुलोस्केलेटल की तरफ। ठीक है, और अगर डिस्टल कोई चीज़ उठा रहा है तो हम उसे न्यूरो की तरफ लेके जाते हैं कि डिस्टल प्रॉब्लम आ रहा है मस्कुलर में, तो वो हम न्यूरो से हम रिलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, एंड फील क्या है कि रेंज ऑफ मोशन के दौरान जो आप एंड पे टिश्यू रेजिस्टेंस चेक करेंगे अपनी, तो वो हमारे पास क्या होगा, एंड फील होगा। 3 तरह के एंड फील हैं, सॉफ्ट, फर्म और हार्ड। सॉफ्ट क्या है, सॉफ्ट टिश्यू अप्रोक्सीमेशन है। सिंपल मैं अपने नी को फ्लेक्स करता हूँ तो ये थाई, बैकअप थाई और जो हमारे पास सोलियस या गैस्ट्रोक्रेनियस पड़े हुए हैं वो आपस में अप्रोक्सीमेट करें, तो ये सॉफ्ट टिश्यू का एंड फील है। फर्म जो है बेसिकली हम कैप्सुलर या लिगामेंटस में देखते हैं। अच्छा जी, जो हार्ड है वो हमारे पास है बोन से रिलेटेड। ठीक है, अब बोन का जो हार्ड है वो कैसे है, जैसे हम एल्बो एक्सटेंशन कर रहे हैं तो इससे आगे मूव नहीं कर सकते, ये हमारी बोन ने ओलेक्रेनल प्रोसेस जो है वो जो कंडाइल है उसको आपस में कॉन्टैक्ट ज्यादा है। अच्छा, एंड फील दो तरह की होती है, एक नॉर्मल होती है, एक एबनॉर्मल होती है। नॉर्मल तो सिंपल वही थी जो ये पीछे है। ठीक है, अगर ये हर चीज आ रही है, बोन टू बोन आ रहा है, हमें फील हो रहा है, हम उन्हें बता सकते हैं ये फला 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 एंड फील है इस जगह का, तो इसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करना है। एबनॉर्मेलिटी क्या है,
एबनॉर्मेलिटी ये है कि स्टिल बोन टू बोन है या स्टिल आपके पास वो मस्कुलर जो है अप्रोक्सीमेशन आ रही है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि स्पैज्म है, मशी टिश्यू स्ट्रेच है, स्पासिसिटी है, हार्ड सॉफ्ट कैप्सूल, बोन टू बोन, एम्प्टी, स्प्रिंगी, ये जितनी भी एबनॉर्मल एंड फील्ड्स हैं वो साथ रिलेटेड हैं इन तमाम चीज़ों के साथ। जैसे कि स्पैज्म आया, स्पैज्म रिजल्ट फ्रॉम द इंस्टेबिलिटी ऑफ द पेन है, टाइट मसल है तो मशी है, अपर मोटर न्यूरल लीजन है तो स्पासिसिटी है, फ्रोजन शोल्डर में हम हार्ड कैप्सूल कर रहे हैं, सॉफ्ट कैप्सूल साइनोमाइटिस में। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो चीज़ें, हार्ड कैप्सूल और सॉफ्ट कैप्सूल। अगर आप हार्ड कैप्सूल की तरफ जाओगे फ्रोजन शोल्डर याद रखना है, और सॉफ्ट कैप्सूल में अगर आप देख रहे हो तो वो आप साइनोमाइटिस देख रहे हो या सॉफ्ट टिश्यू एडिमा देख रहे हो। बोन टू बोन में ऑस्टियोफाइट, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, बोन टू बोन, ठीक है। जब भी ऑस्टियोफाइट बने होता है, स्पाइन में हम देखते हैं या नी में अक्सर चीज़ें देख रहे होते हैं, शोल्डर में भी देख रहे हैं, तो वो जो चीज़ हमारे पास बोन टू बोन आ रहा है वो हमारे पास क्या है, ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन है। चलें जी, पेन पैटर्न देखते हैं, इसके साथ ही पेन पैटर्न लिखे हुए हैं डिफरेंट। एक मायोजेनिक पेन है। मायोजेनिक पेन जब भी हम देखते हैं मसल की तरफ से कोई आ रही है, पेन आ रही है, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा मायोफेशियल सिंड्रोम देखा होगा, ठीक है, फाइब्रोमाइल्जिया देखा होगा, टेंडर पॉइंट्स, ट्रिगर पॉइंट्स, वो जो भी बने वो मायोजेनिक पेन आ रहा है उसमें। अगर हम मायोजेनिक पेन को देखना शुरू करते हैं, थोड़ी सी हम पेन को डिस्क्राइब करते हैं, तो वो हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन जैसे हम करने लगते हैं तो वो सिर्फ एक जगह पे पिन आउट करता है, जबकि न्यूरोजेनिक में वो 2 पॉइंट्स पे करेगा। ये डिफरेंस है मायोजेनिक में और न्यूरोजेनिक में। अच्छा जी, जिस तरह ये मायोजेनिक पेन है पोअरली लोकलाइज्ड है, हमें नहीं पता चल रहा होता, हमें ऐसा लगता है, हम कहते हैं जी ये हिस्सा पूरा पेन है, ठीक है। अगर न्यूरो से रिलेटेड कोई चीज आ जाए, अगर नर्व इंपिंज कर रही है, नो डाउट उसका रेडिएटिंग होता है, लेकिन हम कहते हैं डॉक्टर साहब यहाँ से निकल और यहाँ तक जा रही है, लेकिन मसल का जब डॉक्टर साहब ये सारा पेन है, यहाँ पे भी पेन है, यहाँ पे भी पेन है, जहाँ पे हाथ लगाते हैं, मतलब वो हमसे लोकलाइज नहीं हो पा रहा। अच्छा, ऐसे लगता है जैसे किसी ने टेयर कर दी हो, क्रैम्प आप सबको पता होगा जो जो जिम करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है डिफिकल्टी टू टॉलरेट है। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, क्रोनिक इस्केमिक स्टेट है, टोनिक कंट्रैक्शन, स्पैज्म है, मायोफेशियल ट्रिगर पॉइंट्स एक्सेट्रा। न्यूरोजेनिक पेन है, अभी मैंने बता दी उसमें डिफरेंस को। अब न्यूरोजेनिक पेन की हम कैसे उसको डिफाइन करेंगे, या तो सेंसेशन ऑफ बर्निंग आ रही होगी, ठंडा गर्म लग रहा होगा, पिन फील हो रही होगी जैसे नीडल लगा रहा हो, कोई नमनेस आ रही है, इचिंग आ रही है, इलेक्ट्रिकल या टिंगलिंग हमारे पास जो सिचुएशन है वो आ रही है। विजरोजेनिक, विजरा बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, जो हमारे पास ऑर्गन्स बड़े हैं, ऑर्गन की वजह से हमारे पास जो आ रहे हैं, हम इसको एज एन रेफर्ड पेन भी लेते हैं, विजरा से जो आ रहे होते हैं। अच्छा, उसकी नेचर कैसी होगी, उसकी अगर नेचर को हम देखें वो होगी सिकनिंग, डीप, स्क्वीजिंग, डल। इसको अगर आप खुद से रीड करो, सर्च करना शुरू करो, आपको ऐसे चीजें समझ में आएंगी, लेकिन अगर आप इन पर कमांड ले लेते हो तो आपको कम से कम पता चलना शुरू हो जाएगा कि हम यहाँ तक ले रहे हैं। जिससे मसल को हम ये ना कर लें कि मायोजेनिक को हम विजुअलोजेनिक में कर दें, क्या पता वो पेन वैसे है। अगर आपको नेचर का आइडिया होना शुरू हो जाता है तो आप बहुत बेहतर इस पर काम कर सकते हो। अच्छा जी, विस्कुलोजेनिक पेन पे मतलब वेस्कुलर, जिस तरह हमारे पास पेशेंट आ जाता है, डीवीडी का पेशेंट है, ठीक है, थ्रोम्बोसिस का पेशेंट है, तो उसकी नेचर कैसी होगी, हमें वहां पे कैसा कैसा फील हो रहा होगा। तो उसके अंदर जी हमारे पास आ रहा है एब्नॉर्मल कलर चेंज इन फिंगर टिप्स, टोज। अब हम कहते हैं हमारे हाथ की उंगलियों में दर्द है, इसे समझ लें, वो मस्कुलर नहीं आ रहा, हाथ की उंगली में हम देखते हैं अचानक से ये ठंडी भी हो रही है, नीली भी हो रही है, तो बाकी बॉडी, रेस्ट ऑफ बॉडी सही है, हमें फौरन दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि इसको कोई वेसल का प्रॉब्लम आ रहा है, इस वजह से यहाँ पे पेन आ रहा है। ये ज्वाइंट नहीं है, आर्थोजेनिक नहीं है, ये मायोजेनिक नहीं है, बेसिकली पीछे वेसल्स का कोई मसला था जो यहाँ पे पेन आ रहा है। अच्छा जी, हैंड प्रॉब्लम व्हेन इन कोल्ड टेम्परेचर, लोकेशन, नमनेस, टिंगलिंग ऑफ द फिंगर टिप्स और टोज, और इसके अलावा स्वेलिंग, कोल्ड हैंड्स एक्सेट्रा। ठीक हो गया जी। फेशिया से रिलेटेड जो पेन है, जो फेशिया से पेन आ रहा है, उसके अंदर हम मायोफेशियल पेन भी कहते हैं और फेशियोजेनिक भी कहते हैं। ये पेनफुल कंडीशन है जो फेशिया को कर रहा है, कनेक्टिव टिश्यू का प्रॉब्लम आ रहा है। फेशियोजेनिक पेन जो है उसकी भी जो चीज़ें हैं वो, उनके जो सिम्टम्स हैं वो सेम एक जैसे हैं, लेकिन अगर हम उसके कॉजेज देखें, हम कॉजेज से हमें पता चल रहा है कि इसको फेशियोजेनिक पेन है। वो कॉजेज क्या हैं, पुअर पोस्चर है, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है, रेपिटेटिव मूवमेंट, पुल द फेशिया। अगर ये चीज़ें उसमें आ रही हैं तो रेपिटेटिव मूवमेंट क्या होती है तो बताएगा, कैसे हम फेशियोजेनिक को कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो बैंक पेशर, उसने ये देखो वो पैसे कर रहे हैं, कोई गार्डनिंग है, वो जनाब सारा खेती बाड़ी कर रहे हैं, वो सारा का सारा फेशिया
काम ज्यादा रिस्क है, आपको बैक में पेन शुरू होगा, यहाँ हमें फिर हमारे जहन में होगा कि फेशिया टाइट होगा। एग्जैक्टली। आर्थोजीन है, क्या आपको पता है ज्वाइंट का पेन है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास डर्माटोम्स और मायोटोम्स है। डर्माटोम क्या है कि सिंगल जो है सेंसरी नर्व रूट जो आपको एक कहीं पे इम्पिंज हो रही है तो वो डर्माटोमल। अब जिस तरह ये सारे पॉइंट्स हैं ये हमने बार बार पढ़े हुए हैं, C2 C3, ये जो चीज़ें बनी हुई है ना बेसिकली ये है कि इस जगह पे सेंसेशन लॉस्ट हुई है या कोई बर्न सेंसेशन, या जितनी भी हमने पीछे सिम्टम्स पढ़े हुए हैं उसमें ये जो चीज़ें आ रही हैं तो हम उससे अंदाज़ा लगाएंगे कि फलान लेवल पे आके प्रॉब्लम आ चुका है, हम उसको मोबिलाइज करना शुरू कर देते हैं कि यहाँ की हम सेंसेशन ख़त्म करें, यहाँ पे कोई ना कोई कंप्रेशन आ रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें देख लें। अच्छा, मायोटोम है। मायोटोम क्या होता है कि ग्रुप ऑफ मसल को एक्सप्लाई कर रही है। उसमें हमारे पास अपर लिम्ब के मायोटोम्स, लोअर लिम्ब के, ये तकरीबन आप सबको आते हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। वेरी गुड।